बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 42वीं सीरीज़ में हम सेकेंड ईयर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15, वैसे तो रूटीन में फर्स्ट चैप्टर बनता है। होम्योस्टैसिस का कंसेप्ट, होम्योस्टैसिस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, होम्योस्टैसिस में कौन से कंपोनेंट डिस्टर्ब होते हैं और हमारी बॉडी में कौन से मैकेनिज्म है जो इसको मेंटेन या कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम होम्योस्टैसिस के वर्ड को देखें तो ये दो वर्ड्स है, यानी हम इसको दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, होमियो और स्टैसिस। होमियो का मतलब होता है सेम, एक जैसा होना, पैरेलल होना, और स्टैसिस स्टैटिक, स्टेबल, इक्विलिब्रियम, मेंटेन, टू मेंटेन। तो होम्योस्टैसिस जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखें, हर वक्त बहुत सी चेंजिंग्स आ रही होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। हमारी बॉडी के इंटरनल भी चेंजिंग्स आती हैं और एक्सटर्नल भी चेंजिंग्स आती हैं। अब ये जो दोनों चेंजिंग्स हैं ये हमारी बॉडी के जो इंटरनल सिस्टम्स हैं उन पर इफ़ेक्टिव होती हैं। अब देखिए, अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो टेम्परेचर के अंदर चेंज आती है। इसी तरह बहुत से और फैक्टर्स होते हैं, इवन के एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी होता है जो हम पर इफ़ेक्ट होता है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के इंटरनल जो मैकेनिज्म है उनकी रेगुलेशन के अंदर एक चेंज आता है। हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, अगर रेजिस्ट ना करे तो हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो होम्योस्टैसिस ये है कि जितनी भी चेंजिंग्स आती हैं, जितनी भी फ्लक्चुएशंस हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसको रेजिस्ट करना और उससे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बचाना, ये क्या कहलाएगा? होम्योस्टैसिस कहलाएगा। अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले होम्योस्टैसिस का जो कंसेप्ट है, ये वर्ड और इसका आइडिया, ये दो डिफरेंट लोगों ने पेश किया। क्लॉड बर्नार्ड ने, जो कि एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1849 में सबसे पहले हमें इसका आइडिया पेश किया कि किस तरह हमारी बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी टर्म को देखें तो सबसे पहले जो ये वर्ड है वो 1926 में वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन ने यूज़ किया। दो होम्योस्टैसिस, ये जो टर्म है सबसे पहले वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन ने यूज़ की। अच्छा, अब देखें, हमारी बॉडी में अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस है, ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी एग्जांपल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दो अभी की हैं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन मौजूद है। अब जितनी भी चेंजिंग्स आती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये तीन मेन फैक्टर्स हैं। बहुत सी चेंजिंग्स आती हैं लेकिन ये तीन हमारे पास हैं मेन। तो ये इफ़ेक्टिव होते हैं, जिसमें वाटर है, सोल्यूट्स है और टेम्परेचर है। और होम्योस्टैसिस को कंट्रोल या मेंटेन करने के लिए तीन प्रोसेसेस हमारी बॉडी यूज़ करती है। एक है ऑस्मोरेगुलेशन, सेकंड थर्मोरेगुलेशन एंड थर्ड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट्स की क्वांटिटी को मेंटेन या कंट्रोल करना, ये क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। अब ये कैसे किया जाता है? वाटर को गेन या लॉस किया जाता है। एक्स्ट्रा वाटर हो तो हमारी बॉडी जो है एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करती है, ठीक है। किडनीज इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो एक्स्ट्रा अगर वाटर होगा तो उसको मैक्सिमम एक्सक्रीट आउट किया जाएगा, और अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी है तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। इसी तरह थर्मोरेगुलेशन, हमें पता है कि हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इससे ऊपर या नीचे होता है तो हम फीवर फील करते हैं। हमारी बॉडी इस सेट पॉइंट को चेंज नहीं करना चाहती। अगर इसमें चेंजिंग्स आए तो
मीन की कॉम्प्लिकेशंस। हाइपोथैलेमस यहाँ पर रोल प्ले करता है। अगर एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो फिर शिवरिंग का प्रोसेस हम देखते हैं, सर्दियों में देखा होगा ट्रेम्बलिंग होती है, ठीक है। इसी तरह अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई हो गया है, जिस तरह गर्मियों के मौसम में होता है, ठीक है, अभी समर सीज़न है भी, तो हमारी बॉडी उसको मेंटेन करने के लिए परस्पायरेशन का प्रोसेस इसको रेगुलेट करती है, यानी स्वेट ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, जिससे पसीना पैदा होता है और कूलिंग का प्रोसेस होता है, जिससे टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नंबर थर्ड प्रोसेस जो हमारी बॉडी यूज़ करती है होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, वो है एक्सक्रीशन। इसको हम डेफिकेशन भी कहते हैं। हमारी बॉडी में हर वक्त बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और जितने हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं एज ए होल हम उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसकी दो टाइप्स आपने पढ़ी भी होंगी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो इस मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से टॉक्सिक मटेरियल्स भी पैदा होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं, स्पेशली अब प्रोटीन जब वो उनको कैटाबॉलिक के प्रोसेस में से गुजरती हैं तो नाइट्रोजनस पर मुश्तमिल कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि अमोनिया बनता है, ठीक है। उसको फिर लीवर के अंदर यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और फिर आउट ऑफ द बॉडी। अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर रहेंगी तो इससे टॉक्सिसिटी पैदा होगी, डिजीज़ पैदा होती हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव करना है हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये था आज का टॉपिक होमियोस्टेसिस के हवाले से, ठीक है, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस जितनी भी है, ठीक है, उसको रेजिस्ट करके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, ये क्या कहलाता है, होमियोस्टेसिस कहलाता है, ठीक है। और मेन 3 प्रोसेसेस हैं जो इसको मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें वाटर सोल्यूट्स को मेंटेन किया जाता है, थर्मामीटर जैसे कि सुना होगा, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के एक सेट पॉइंट है उस पर, और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है एक्सक्रीशन में। इसके अलावा अगर किसी भी टर्म के अंदर या टॉपिक के अंदर कोई इशू आ रहा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी टॉपिक उसके अंदर अगर इशू आ रहा हो बुक के अंदर, इंशाल्लाह उसको आपके कमेंट सेक्शन में बताने से उसको ज़रूर इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।